वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम म्यूटेशन चैप्टर में पिछले कुछ चैप्टर्स में कुछ लेक्चर्स में हमने बातें करी, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस क्या होते हैं और इंड्यूस्ड म्यूटेशंस क्या होते हैं। तो इंड्यूस्ड म्यूटेशन में हमने देखा कि या तो डेलिबरेटली यानी सोचे समझे तरीके से या एक्सीडेंटली अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी नॉन म्यूटाजन के पास में एक्सपोज करवा पाते हैं या हो जाता है, कुदरतन हो जाता है, तो उसकी वजह से उसमें म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कम टाइम में ज़्यादा म्यूटेशन होना वो तय हो जाता है। और इस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड म्यूटेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो म्यूटाजेंस हैं वो दो टाइप के हमने कंसिडर करे थे, केमिकल एंड फिजिकल। और फिजिकल म्यूटाजेंस को हमने डिटेल में देखा था, जिनमें हमने आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में डिटेल में बात करी थी। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, हमने अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज के बारे में बात करी थी, जो कि थायमीन डाइमर बना देते हैं या पायरिमिडीन डाइमर्स बना देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? म्यूटेशन क्यों हो गया? ये तो स्ट्रक्चर में बदलाव आया ना। म्यूटेशन होने का कारण क्या है? म्यूटेशन होने का कारण ये है दोस्तों कि जब स्ट्रक्चरल चेंजेस डीएनए में आते हैं तो नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं वो उस हिस्से का रेप्लिकेशन नहीं कर पाते। कुछ दूसरे टाइप के डीएनए पॉलीमरेजेस जिनमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती वो उस हिस्से का रेप्लिकेशन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ही नहीं है तो वो करेक्ट और इनकरेक्ट को ढंग से पहचान नहीं पाता है और वो कुछ भी नाइट्रोजनस बेस लगा के और वो बस कॉलम कंप्लीट करता है। एक तरह से डीएनए का सिंथेसिस जरूर करता है, लेकिन वो करेक्ट डीएनए बनेगा इस बात की वो गारंटी नहीं देता है और इस वजह से म्यूटेशंस आ जाते हैं। और आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या करते हैं? वो रास्ते में आने वाले हर किसी एटम को आयन में तब्दील कर देंगे और वो आयन्स क्योंकि खुद अनस्टेबल होते हैं वो दूसरे किसी बायोकेमिकल को आयन में तब्दील कर देंगे और ये श्रृंखला चलती रहेगी और फाइनली डीएनए को वो आयन्स आकर उसके केमिकल कोवलेंट बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एबरेशंस, केमिकल एबरेशंस भी हो जाते हैं और अलग अलग टाइप के म्यूटेशंस होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे केमिकल म्यूटाजेंस के बारे में। इनको हम बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स, और इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जो नाइट्रोजनस बेस है उसको ये मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कुछ होंगे जो उनके अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डीएमिनेटिंग एजेंट्स। कुछ उन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देंगे, हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स। कौन सा होता है? NH2OH, डिटेल में बात करेंगे अभी। और या तो फिर उन पे एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ये कुछ ग्रुप लग जाए तो उसकी वजह से नाइट्रोजनस बेसिस का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ही बदल जाएगा। और केमिकल स्ट्रक्चर बदलने से कैसे म्यूटेशन होंगे वो जरा हम आने वाले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी कैटेगरी में हम बात करेंगे बेस एनालॉग्स, यानी ये केमिकल किसके जैसे होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस जैसे। इसलिए जब रेप्लिकेशन का टाइम होता है तो ये हो सकता है कि नाइट्रोजनस बेसिस की जगह ये डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाए और म्यूटेशन करवा दें। तीसरी कैटेगरी हम कंसिडर करेंगे इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, जैसा आपने नाम सुना होगा एक्रिडीन डाइज। ये डीएनए के जो कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स हैं उनके बीच में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से डीएनए की स्ट्रक्चर इस कदर डिस्टॉर्ट हो जाती है कि उसमें डिलीशन या एडिशन होने लगते हैं और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। तो चलिए हम इनको 1 by 1 बहुत डिटेल में बात करते हैं। केमिकल म्यूटेशंस में से सबसे पहला जो प्रूवन केमिकल म्यूटेशन था वो मस्टर्ड गैस था। ऑरबैक ने वर्ल्ड वॉर II के टाइम पे इसके म्यूटाजेनिक इम्पैक्ट को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उसके बाद में कई सारे केमिकल म्यूटेशंस के बारे में हमें पता चला और उन म्यूटेशंस को हमने 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया, बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स, ओके, और दूसरा बेस एनालॉग्स एंड इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। ठीक है,
तो हम इन बेस एनालॉग और केमिकल इंटरकैलेटिंग एजेंट्स को एक ग्रुप में क्यों रख पा रहे हैं? इसलिए रख पा रहे हैं कि ये जो दोनों हैं ये सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, यानी डीएनए जब रेप्लिकेट कर रहा होगा तभी ये अपना म्यूटाजेनिक इंपैक्ट शो कर सकते हैं। नॉर्मल डीएनए अगर रेप्लिकेट जो नहीं कर रहा है उस वक्त अगर इनको दिया जाए तो ये अपना इंपैक्ट शो नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्रेरी बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं उनको चाहे रेप्लिकेटिंग फॉर्म में डीएनए हो चाहे नॉन रेप्लिकेटिंग फॉर्म में हो, किसी भी वक्त उनको दिया जाए तो वो अपना इंपैक्ट शो कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स, जैसे कि इस टेबल में आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि ग्वेनिन का नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो, उससे अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये ज़ैंथीन बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम साइटोसिन का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो यूरासिल बन जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड एडेनिन के साथ में इंटरेक्ट करके हाइपोजेंथीन बना लेता है। तो ये सारे क्या हैं? डीएमिनेटिंग एजेंट्स हैं। और ये जो ज़ैंथीन, यूरासिल और हाइपोजेंथीन है, इनमें से जो ज़ैंथीन है वो म्यूटाजेनिक नहीं होगा। हालांकि केमिकल नेचर में चेंज आया है, लेकिन ये ज़ैंथीन भी साइटोसिन के साथ ही पेयर करता है, इस वजह से ये म्यूटाजेनिक नहीं होगा। ग्वेनिन भी साइटोसिन के साथ पेयर करता है। लेकिन जो यूरासिल और हाइपोजेंथीन है ये ऑल्टरनेटिव प्यूरिन और पायरिमिडीन के साथ बेस पेयर करने लगते हैं और उस वजह से म्यूटेशन हो जाता है। किस टाइप का म्यूटेशन हो जाएगा? ट्रांजिशन म्यूटेशन। ये ट्रांजिशन म्यूटेशन कैसे होता है डिटेल में हम बात करेंगे। दूसरी कैटेगरी में हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स, NH2OH। ये हाइड्रोक्सिलेमीन साइटोसिन से रिएक्ट करके हाइड्रोक्सिलेमीन साइटोसिन बना देता है, जो कि ग्वेनिन से इंटरेक्ट ना करके किससे इंटरेक्ट करने लगता है? एडेनिन से। अगेन ये ट्रांजिशन करवा देगा। और तीसरी कैटेगरी में हम कंसिडर करते हैं दोस्तों अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ये अल्काइलेटिंग एजेंट, जैसे ग्वेनिन के साथ में अगर हम मिथाइल मीथेन सल्फोनेट को इंटरेक्ट करवाते हैं तो ये मिथाइल ग्वेनिन बन जाता है। और ये मिथाइल ग्वेनिन की तरह साइटोसिन से पेयर ना करके किसके साथ पेयर करता है? थाइमीन से। और उसकी वजह से वापस क्या हो जाता है? ट्रांजिशन। आपको याद आ रहा होगा ट्रांजिशन क्या होते हैं? ट्रांजिशंस वो टाइप के पॉइंट म्यूटेशन हैं जिनमें प्यूरीन को प्यूरीन से और पायरिमिडीन को पायरिमिडीन से रिप्लेस करवा दिया जाता है। तो अब ये कैसे होता है जरा हम इनको डिटेल में कंसिडर करते हैं। सबसे पहले डीएमिनेटिंग एजेंट्स। डीएमिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो AT2GC और GC2AT दोनों टाइप के ट्रांजिशंस करवा सकते हैं। ठीक है, ये ग्वेनिन, एडेनिन और साइटोसिन में बदलाव लाते हैं और ग्वेनिन में बदलाव लाके ये क्या बनाते हैं? ज़ैंथीन। और इसी तरीके से ये जो एडेनिन में बदलाव लाते हैं, जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, तो ये क्या बनाएंगे? हाइपोजेंथीन। और साइटोसिन में बदलाव लाके ये क्या बनाते हैं? यूरासिल। तो इनका सभी का ऑल्टरनेटिंग प्यूरिन और पायरिमिडीन से पेयरिंग हो जाता है, एक्सेप्ट ज़ैंथीन। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्वेनिन से जो ज़ैंथीन बनता है वो भी ग्वेनिन की तरह ही बेस पेयर करेगा, इसलिए ये म्यूटाजेनिक नहीं है। लेकिन एडेनिन और साइटोसिन से जो हाइपोजेंथीन और यूरासिल बनेंगे वो अल्टरनेटिव प्यूरिन एंड पायरिमिडीन से रिएक्ट करेंगे और AT2GC या GC2AT ट्रांजिशंस करवाएंगे। ठीक है, दूसरा ग्रुप आता है हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स। हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट ट्रांजिशन करवाते हैं, लेकिन एक ही टाइप का ट्रांजिशन करवाता है दोस्तों। कौन सा वाला? GC2AT, यानी G की जगह A आ जाएगा और C की जगह क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। लेकिन AT2GC ये नहीं करवाते। तो किस टाइप के ट्रांजिशन है, इनको क्लासिफाई करने में साइंटिस्ट हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स की मदद लेते हैं कि अगर रिवर्ट हो गया है, यानी दूसरा म्यूटेशन हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट से रिवर्ट हो जाता है, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे कि पहले वाला म्यूटेशन AT2GC था और GC को वापस हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट्स ने AT में तब्दील कर दिया। ओके, लेकिन अगर AT2GC पहला म्यूटेशन था, सॉरी GC2AT पहला म्यूटेशन है,
तो AT जो बना है उसको रिवर्स हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट नहीं करवा पाते हैं, और इस तरीके से हम पता लगा पाते हैं कि रिवर्सिबिलिटी के बेसिस पर किस टाइप का ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है अल्काइलेटिंग एजेंट। अभी हमने जो पहले दो कैटेगरी देखी वो दोनों ट्रांजिशन करवा रही थी, लेकिन ये इतने डेंजरस केमिकल्स हैं कि ये सारे टाइप के लगभग पॉइंट म्यूटेशंस करवाते हैं, ट्रांजिशन भी करवाते हैं, ट्रांसवर्जन भी और फ्रेम शिफ्ट भी, और कभी कभी तो बड़े साइज के क्रोमोसोमल चेंजेस करवा देते हैं जिनको हम क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन वगैरह वगैरह, है ना। तो इनके जैसे एग्जाम्पल्स आप प्रोमिनेंट एग्जाम्पल देखें तो कौन सा एग्जाम्पल है? मिथाइल मीथेन सल्फोनेट और इथाइल मीथेन सल्फोनेट, MMS और EMS। MMS मिथाइल ग्रुप को डोनेट करता है और EMS किसको डोनेट करता है? इथाइल ग्रुप को। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि EMS जो होगा वो इथाइलेशन करवा देगा ग्वेनिन का, तो 7 इथाइल ग्वेनिन बन जाएगा, और ये जो 7 इथाइल ग्वेनिन है इसकी वजह से GC2AT ट्रांजिशन हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जो डाई फंक्शनल एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जिनके पास में 2 रिएक्टिव एल्काइल ग्रुप है, ओके, तो वो क्या करते हैं, जैसे डाई मिथाइल हो गया या डाई इथाइल किसी केमिकल में है, तो वो DNA मॉलिक्यूल की जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें क्रॉस लिंक करवा देते हैं, या 2 अलग अलग DNA मॉलिक्यूल्स को क्रॉस लिंक करवा देते हैं, जिसकी वजह से कई सारे क्रोमोसोमल एब्रेशंस आ जाते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं बेस एनालॉग। ये दूसरी कैटेगरी है। ये वो कैटेगरी है बेस एनालॉग और इंटरकैलेटिंग एजेंट जो सिर्फ रेप्लिकेटिंग DNA में ही म्यूटाजेनिक इंपैक्ट शो करता है। तो बेस एनालॉग्स क्या होते हैं? जो नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस के जैसे ही होते हैं, इसलिए कभी कभी वो गलती से DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5-ब्रोमोयूरेसिल, ये 5-BU जो है वो थायमीन का एनालॉग है। इसी तरीके से 2-अमाइनोप्यूरिन, ये एडेनिन और ग्वेनिन की जगह ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी उनका एनालॉग है। अब कहानी क्या है दोस्तों, जैसे हमने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस की जो मॉलिक्यूलर बेसिस हमने डिस्कस किया, उसमें हमने ये देखा था कि जो जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये अपनी स्टेबल और रेयर फॉर्म में रहते हैं, कीटो इनोल और एमाइनो इमिनो। याद आ रहा है ना? वापस उस लेक्चर को देखिएगा, वो मॉलिक्यूलर बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉटोमेरिक शिफ्ट की वजह से ये होता है, जो कि वॉटसन और क्रिक ने हमें बताया था। तो इसी तरीके से ही ये जो बेस एनालॉग हैं ये भी स्टेबल और रेयर फॉर्म में होते हैं। तो जब सपोज कर लीजिए 5-ब्रोमोयूरेसिल जब ये अपनी नॉर्मल स्टेट में या स्टेबल फॉर्म में रहता है तो ये एडेनिन के साथ पेयर करता है, तो ये किसकी तरह से बिहेव कर रहा है? थाइमिन के जैसा। लेकिन जैसे ही ये अपनी रेयर फॉर्म में आ जाएगा, रेयर फॉर्म इसकी कौन सी होती है? इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म में आने के बाद में ये एडेनिन के बजाय किससे पेयर करेगा? ग्वेनिन से पेयर करेगा। तो ये पेयरिंग की वजह से कैसे ये म्यूटेशन करवाते हैं, जरा इस मैकेनिज्म को देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब रेप्लिकेटिंग DNA था उस टाइम पे आपने 5-ब्रोमोयूरेसिल को इनकॉर्पोरेट किया और वो स्टेबल फॉर्म में है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम में उसी फॉर्म में रहेगा, तो ये एडेनिन के अगेंस्ट में इनकॉर्पोरेट हो गया थाइमिन की जगह। ठीक है। तो अगला रेप्लिकेशन जब होगा तब तक ये म्यूटाजेनिक इंपैक्ट शो नहीं करेगा। अगले रेप्लिकेशन में मान लीजिए कि 5-ब्रोमोयूरेसिल इनोल फॉर्म में आ गया, रेयर फॉर्म में आ गया कुछ टाइम के लिए, और रेप्लिकेशन के टाइम पर अगर ये इनोल फॉर्म में आ गया तो ये अब किसके साथ पेयर कर जाएगा? ग्वेनिन के साथ पेयर कर जाएगा। और ग्वेनिन के साथ अगर ये पेयर कर जाएगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उससे अगले रेप्लिकेशन में ग्वेनिन के अगेंस्ट में साइटोसिन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, यानी CG बन जाएगा। हम रेप्लिकेशन किसका कर रहे थे दोस्तों? TA का कर रहे थे, बन क्या गया? CG। इसका मतलब ये T की जगह C आ गया और A की जगह G आ गया। इसका मतलब प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ गया, मतलब ये एक टाइप का ट्रांजिशन इवेंट हुआ। इसी तरीके से CG को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? TA में। तो आप इस डायग्राम को और इत्मीनान से देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा फाइनली कि AT to GC और GC to AT दोनों टाइप के ये ट्रांजिशंस करवा देते हैं। और ध्यान रखने वाली बात एक और है
कि जो सारे बेस एनालॉग्स होते हैं वो सारे म्यूटाजन नहीं होते। जैसे एक एग्जांपल है एजिडोथाइमिडीन, ये थाइमिडीन का एनालॉग है, लेकिन ये बेस पेयरिंग चेंजेस ऐसे नहीं करवाता जैसे 5-ब्रोमोयूरेसिल करवाता। तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो ये हमने बेस एनालॉग का अकाउंट कंसिडर किया। अब हम बात करते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट जैसा हमने कहा था कि डीएनए के बेस पेयर्स में, कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में इंटरकैलेट हो जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो। और इंटरकैलेट होने की वजह से ये डिलीशन या एडिशन शो करवा जाता है। जैसे पहले पार्ट ए में आप एडिशन को देख पा रहे हैं और दूसरे पार्ट में आप डिलीशन को देख पा रहे हैं। और अगर डिलीशन या एडिशन हो गया, सिंगल डिलीशन एडिशन या दो एडिशन और या दो डिलीशन हो गए, तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवा देते हैं। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो नॉन फंक्शनल बन जाएगा। तो इस टाइप के जो एजेंट्स होते हैं वो बड़े डेंजरस म्यूटाजेंस होते हैं, जैसे प्रोफ्लैविन, एक्रिडीन डाइज, इथिडियम ब्रोमाइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। म्यूटेशंस के जितने भी टाइप्स थे वो हमने डिस्कस करे। म्यूटेशन की मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, स्पॉन्टेनियस, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ये हमने सबने डिस्कस करे। इन सभी लेक्चर्स को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आपका म्यूटेशन वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। इसके बाद में हम इस यूनिट का अगला हिस्सा डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस के बारे में। थोड़ा बहुत आप उनको देखिएगा अपनी जो भी आपके पास किताबें उपलब्ध हैं। तब तक के लिए आप मास्क लगा के रखिएगा और हर किसी को प्रेरित करें कि आप मास्क लगाएं। कहीं पर भी किसी भी पब्लिक प्लेस में बिना मास्क आप ना जाएं। गवर्नमेंट की नो मास्क नो एंट्री कैंपेन को पूरी तरीके से आप सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे